हाय मेरे भाई, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स के लेक्चर में। हम लोग पिछले लेक्चर में मतलब सेकेंड वाले लेक्चर में जो स्ट्रेट लाइन का था उसमें हम लोग देख रहे थे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन का जो है फॉर्म इस प्रकार से था कि फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना। ठीक है, सरकम सेंटर का जो वर्टिसेस है ऐसा ऐसा दिया हुआ था। इसमें हम लोग कैलकुलेशन किए थे तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहीं पे हम लोग छोड़ चुके थे, है ना। यहाँ तक हम लोग लास्ट किए थे पिछले वीडियो में, कुछ कारण बस पूरा नहीं हो पाया था, है ना। तो इसमें देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, जैसे ये देखिए, ये जो है आपका x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सिक्स स्क्वायर का 36, और यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे प्लस हम लोग दे दिए थे, जिसके कारण से ये पूरा रॉन्ग हो गया था। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, इधर भी माइनस है, तो ये इक्वल का साइन है, तो ये इस साइड जाएगा तो बड़ा वाला ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो मतलब 12 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। फिर आगे इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए ये भी इवन इवन इवन, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए और उधर शिफ्ट कर दीजिए 0 में। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, मतलब 2 तो कॉमन ही ले लिए तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 23 बचेगा, और फिर क्या बचेगा 23 प्लस 7y ऐसा इक्वल में 0 ऐसा बचेगा। क्लियर, ये बचेगा आपका। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, y का और x का वैल्यू निकालना है, ये ना y और x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या x के फॉर्म में लिख दीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन ही आएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7y और फिर क्या हो जाएगा इक्वल में हो जाएगा 23 ऐसा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा स्पीड हम लोग करते हैं क्योंकि बहुत ही हम लोग स्लो चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, यहाँ पे y दिया हुआ है तो इसको पुट कर दीजिए इसमें, या फिर कैसे भी आपको x और y का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x का वैल्यू, इसमें y पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 7y इक्वल टू 23 ऐसा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारा 8y हो जाएगा, 8y बराबर 23। तो ये y का वैल्यू दे दिया, क्या y का वैल्यू दे दिया 23/8, और y जो है x के इक्वल है। तो x और y का जो वैल्यू हो जाएगा, x और जैसे इसका कोऑर्डिनेट है o का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, o का कोऑर्डिनेट एक्स वाई में क्या हो जाएगा, x का भी वैल्यू है, क्या x का भी वैल्यू है 23/8, और फिर ये भी है 23/8। x और y का जो वैल्यू है दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए ये जो है मेन इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप जैसे ये क्वेश्चन किए हैं तो क्वेश्चन को एक बार करने के बाद आपको याद नहीं हो जाएगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ध्यान में रहेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा सीख लेते हैं लाइन ग्राफ के बारे में। लाइन ग्राफ, लाइंस ग्राफ, लाइन ग्राफ्स के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ही होगा इसमें, है ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल टू 4 ले लिए, 4 ये मान के चलिए ऐसा है। ठीक है, ये मैं ले लिया, इसका मतलब है कि इसका आप ग्राफ खींचिए, मतलब इसका आप ग्राफ खींचो। ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ अगर खींचते हैं तो इसका ग्राफ पहले खींचते हैं, खींचने के पहले आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिए हैं। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, ब्लू वाला पेन। और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि x इक्वल टू 4 जहाँ पर रहेगा मतलब x को कट करेगा। तो मान लीजिए 1 2 यहाँ पे ये 0 है, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब मान लीजिए कि ये है। तो जो एक्स पे कट करेगा इसी के मतलब इसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है। यही हमारा हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 4। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और देखिए y के ये पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट इसमें क्या हो जाएगा, सभी जगह पे फिक्स होगा, फिक्स होगा, फिक्स होगा। सभी जगह पे y कोऑर्डिनेट जो है फिक्स होगा। जैसे y कोऑर्डिनेट यहाँ पे, सॉरी, x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, यहाँ पे भी 4 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 होगा, और इधर भी 4 4 आएगा टोटल में 4 4 4। y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, ठीक है। हम y कोऑर्डिनेट बोल दिए थे कांस्टेंट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा ये चेंज होते जाएगा। कौन सा, y कोऑर्डिनेट। और इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए -1 -2 -3, ऐसा ये चेंज होते जाएगा। मतलब y कोऑर्डिनेट इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। ये क्या था हमारा, प्लस वाला टर्म लिए थे, ठीक है, प्लस वाला टर्म लिए थे। अब हम लोग ले लेते हैं एक माइनस वाला टर्म। तो सेकेंड नंबर में हम लोग लिख लेते हैं माइनस वाला टर्म ले लेते हैं, कोई भी ले लो, जैसे छोटा ही नंबर ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -2, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, मतलब इसका ग्राफ खींचना है। इसमें भी x एक्सिस y एक्सिस तो बनाना ही पड़ेगा। x और y बना दिए, x y बनाने के बाद फिर नंबर को डिनोट करते हैं दूसरा पेन से। -2 क्या होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पे -2 है, तो -2 x इक्वल टू, तो ये y एक्सिस के ये पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो x कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, -2। तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इस पे फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा, माइनस में रहे या फिर प्लस में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे -2, यहाँ से चलते हैं, -2, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे भी हो जाएगा -2। मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, चेंज कर रहा है। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कटिंग हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इसका वैल्यू। और फिर नीचे अगर आते हैं ऐसे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। नीचे साइड जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट इस साइड पॉजिटिव निगेटिव होता है, ऊपर साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसा ऐसा माइंड में रखने का। अब एक और देख लेते हैं इसमें कि अगर इस तो x वाला था, अगर y वाला टर्म रहता तो थर्ड में y वाला टर्म रहता, तो जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं कि हमारा y इक्वल टू भी 4 है ना। और एक ग्राफ खींच लेते हैं क्या, फोर्थ नंबर में y इक्वल टू -2 इसलिए ले रहे हैं कि x में भी -2 लिए थे और इसमें भी x बराबर 4 लिए थे, तो इसमें भी y इक्वल टू 4 ले लिए, तो आपको कंपेरिजन करने में आसान होगा, ठीक है। इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है, इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है, ये ग्राफ। अब इसका x एक्सिस और y एक्सिस खींचिए। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होता है, देखिए y इक्वल टू हमें 4 पे जाना है, तो y इक्वल टू 4 मतलब y एक्सिस को कट करेगा, y इक्वल टू -2 मतलब y एक्सिस को किधर कट करेगा, निगेटिव एक्सिस की तरफ। इधर इसमें क्या करेगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। मान लीजिए कि 4y पर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कट करेगा तो 0 हो जाएगा, क्या x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। मतलब ऐसा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
तो ऐसा कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, यही हो जाएगा क्या, y इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 का लाइन ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, इस जगह पे जो भी पॉइंट आएगा, इसमें पॉइंट जो भी आएगा वो अलग अलग आएगा। कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग आएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला पॉइंट पे तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 है, इस पे 5 है। तो क्या हो जाएगा, ये जो है वाई एक्सिस जो है, वाई जो कट है वो तो सभी में सेम ही रहेगा, सभी में सेम रहेगा, सभी में सेम, सभी में सेम रहेगा, ठीक है, सभी में सेम रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा, पैरेलल है। और इधर साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला -1 मान लीजिए, -1 4, ये हो जाएगा क्या, -2 4, ऐसा ऐसा चलते जाएगा। मतलब ये पॉइंट ये हो गया, अगला क्या हो जाएगा, -3 और 4 हो जाएगा, ऐसा चलते जाएगा। मतलब y इक्वल टू 4 रहेगा तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन। ये सब हम लोग बेसिक में ही चर्चा कर चुके थे। और फिर अब देखिए -2 है तो माइनस इधर नीचे साइड ही होगा इसमें, तो मान लीजिए कि यहाँ पे -2 यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 और फिर -2, ऐसा इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट पे ऐसा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 -2, 0 -2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, -2 पे आ गए हैं, तो यहीं पे आपको पैरेलल खींचना पड़ेगा, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अब देखिए इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें कांस्टेंट क्या रहा, तो कांस्टेंट रहा इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट। मतलब जिस एक्सिस पे कट करेगा उस एक्सिस पर मतलब कांस्टेंट वाला टर्म ऐसा में आएगा, ऐसा वाला ग्राफ रहेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ में कि हाँ कौन सा कोऑर्डिनेट ये आपका कांस्टेंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट नहीं है ना, ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं। चलिए अगला जो है, इस प्रकार से आप देखिए, बात यहाँ पे यही खत्म नहीं हो जाता है, बात अभी और आगे तक चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब लेंदी कर सकते हैं लेकिन हार्ड नहीं कर सकते इसे, है ना। हार्ड टॉपिक नहीं है, लेंदी टॉपिक है पर हार्ड टॉपिक नहीं है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में जो था, एक्स कोऑर्डिनेट में जैसे एक्स एक्सिस को लेते थे तो क्या होता था, उसमें क्या होता था, एक्स पर लेते थे तो क्या होता था कांस्टेंट, उसमें वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता था। और फिर वाई पर जब लेते हैं तो क्या होता है, एक्स पर कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि जैसे x इक्वल टू के है, x इक्वल टू के, ठीक है, तो x इक्वल टू के इसे क्या लिखेंगे कि x कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर क्या है, अगर ऐसा रहे मतलब ये ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन, जैसे y इक्वल टू के है, ठीक है, y इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं, ये माइंड में रखिएगा। अब इसमें जो बात आता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ये तो जान गया आपको, तो कोऑर्डिनेट पता चल गया होगा कि ये क्या है, ये क्या है। अगर इसी में आपको घुमा के मॉडुलस आपको दे दे, प्लस माइनस एक ही साथ आपको दे दे, तो क्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे कॉन्सेप्ट है आपको दे दे ऐसा कि मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, ऐसा आपको दे दे, ठीक है।
तो इसका वैल्यू हम लोग तो जानते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं +-3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। जो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है क्या है, एक्स एक्सिस। ऐसा अब ये +3 है एक्स पर +3 रहता है तो किधर होता है, ये वाई के राइट साइड में, और फिर ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस वाला टर्म। तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा माइनस वाला टर्म। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू ये बता रहा है, ये दोनों वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब ये 0 है। तो ये जो लाइन का इक्वेशन होगा, इसका क्या लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, तो x = 3, और ये इसका क्या हो जाएगा, x = -3। ये है लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अभी अभी हम लोग देखे थे कि y एक्सिस के पैरेलल में होता है तो x = में कुछ ना कुछ आता है। तो अगर मॉड ऑफ इतना है, अगर इसका बोल रहा है कि आप खींचिए ग्राफ, तो मॉड ऑफ x = इसका वैल्यू पहले निकाल लेना है। वैल्यू निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ कहाँ पे लाइज करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट a = 3, 4 एंड b इज ए वेरिएबल पॉइंट एट लाइन मॉड x = 6 सच डेट ab <= 4 फाइंड इंटीग्रल पोजीशन ऑफ v। b का जो पोजीशन है वो बताना है, इंटीग्रल पोजीशन बताना है, और वैल्यू हमें ये लेके चलना है। तो सबसे पहले आप एक्सिस खींचिए, एक्सिस खींचेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये समझिए है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। हमें सबसे पहले क्या करना है कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना है। तो मॉड ऑफ एक्स = क्या है, 6 है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं क्या है, x = ±6 ऐसा। तो अब इस साइड एक लाइन होगा और एक लाइन इस साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो होगा 6, और यहाँ पर वैल्यू होगा जो होगा -6। मतलब ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे इतना, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और यही लाइन जो है ये हो जाएगा क्या, x = 6, और ये जो लाइन है x = क्या हो जाएगा -6 ऐसा। ठीक है, अब ये जो है पॉइंट हमारा जो वैल्यू है दिया हुआ है आपका, ए पॉइंट है जो है 3 और 4। 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, वो है आपका 3 और 4। ठीक है, मतलब 3 क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3 ये हो गया और ये हो गया हमारा 4 ऐसा ऐसा, और यही पॉइंट हमारा क्या है, ए है। ठीक है, और हमारा जो वैल्यू होना चाहिए ए बी का, जैसे बी पॉइंट कौन सा है, बी इज ए वेरिएबल पॉइंट एट लाइन ए। मतलब ये जो हमारा है क्या है, बी है, और ये भी क्या है हमारा, बी है। ठीक है, तो इससे डिस्टेंस होना चाहिए क्या, 4 से कम होना चाहिए। अब देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये हमारा 6 है। तो अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल डिस्टेंस तो हमारा 9 हो गया। तो 9 हो गया, तो इधर वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें कंडीशन में कह रहा है कि ए बी <= 4 होना चाहिए। तो ये हो गया कि x = -6 वाला जो पॉइंट है इधर वाला, ये नहीं लेना है। लेना है तो इस साइड ही लेना है। तो अब देखिए इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो है 3 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, इधर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है टोटल डिस्टेंस, तो इधर 3 है, तो बचा कितना, तो 3, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3। तो इसके सामने वाला जो पॉइंट है, इसके सामने वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में अभी हम बताए थे कि जैसे अब एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट इस पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो कांस्टेंट होगा तो इस पे 4 हो जाएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ आ जाइए। x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, इसके इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, तो x वाला होगा। तो x वाला यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा x वाला, नीचे भी 6 होगा x वाला, नीचे भी 6 होगा x वाला, नीचे भी 6 होगा x वाला, ऐसा। और ये जो है y वाला, जो y वाला तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल। ये y वाला क्या होगा, वेरिएबल, y वाला क्या होगा, वेरिएबल होगा, ऐसा है ना, ऐसा होगा। तो हम ये जो हम बोल रहे हैं कि ये पोजीशन नहीं होगा, इस पोजीशन का मतलब क्यों कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए कंडीशन में ए बी लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, इसीलिए ये कंडीशन इससे को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर इधर ही का वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे इसके बाद जैसे कैसे बनाना है आपको क्वेश्चन, कि जैसे लेट एनी पॉइंट बी इक्वल टू 6 और 4। ठीक है, 6 और 4 ये यही वैल्यू होगा इसके यहाँ। और फिर सेकंड में क्या है, कंडीशन हमको क्या करना है, क्वेश्चन से हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि कंडीशन ऑफ क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी जो होगा ना वो लेस देन 4 होना चाहिए, तभी का वैल्यू आपको इंटीग्रल वैल्यू आपको लेना है ना, ऐसा है। तो अब ए बी का जो है वैल्यू निकालिए, ए बी का वैल्यू किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसा, प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, जैसे ये डिस्टेंस फार्मूला यही और बी यही है। तो क्या हो जाएगा, 6 - 3, और फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या लेंगे, बाई कोऑर्डिनेट को लेंगे, क्या ये फिक्स, ये मतलब ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वेरिएबल है, हर जगह पे अलग अलग है, तो इसको वाई में बाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक ना, वाई में वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, 4 नहीं लेना है, वाई में वाई कोऑर्डिनेट लेना है। तो क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो y -4 का होल स्क्वायर कर देना। ये किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब 4 के इक्वल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, यही हमारा वैल्यू देगा। तो अब देखिए इसमें जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। मतलब बोथ साइड क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और फिर ये क्या हो जाएगा, y -4 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, यही हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y -4 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर -7 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, इसको इस साइड ला दिए तो 7 आ गया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये स्क्वायर के टर्म में, तो इसको भी स्क्वायर के टर्म में तोड़ देना है, तो तोड़ दीजिए स्क्वायर के टर्म में, माइनस इसको √7 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए a² - b², a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दीजिए, क्या होता है, तो y माइनस ऐसा हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूँ, y ऐसा, और फिर क्या लिख रहा हूँ, ये y -4 प्लस √7, ऐसा मैं लिख दिया। ठीक है, और फिर इसी को क्या किए, ऐसा किए। ठीक है, तो अब देखिए ये सिस्टम हम बताए थे क्या, यहाँ देखिए सिस्टम हम क्या बताए थे, ये इनक्वालिटी का डायरेक्शन किधर है, तो फंक्शन की तरफ है, भाला किस इधर साइड है, तो फंक्शन की तरफ। तो ये क्या होगा, फंक्शन जो है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो छुपेगा, तो किसके वैल्यू में छुपेगा, तो छोटा से बड़ा के बीच में छुपेगा। तो छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 4 - √7 है, √7 ये है, और फिर इसका जो वैल्यू है किसके बीच में छुपेगा, एक और वैल्यू जो है वो है क्या है, 4 प्लस √7, इसके वैल्यू के बीच में ये छुप जाएगा। तो अब देखिए
ये जो है √7 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 2.6 होता है। 2.6 ले लेते हैं, 4 माइनस 2.6 और फिर बाई लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 2.6 ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ऐड सब्सट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.4 लेस देन वाई का वैल्यू जो ग्रेटर वाला होगा ये क्या हो जाएगा 6.6 होगा। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रल वैल्यू लेना है। तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा जैसे 1.4 है तो 1.4 पॉइंट वाला टर्म नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से स्टार्ट करें, 2 3 4 5 6.6 तक है तो ये 6 तक ही जाएगा, 7 हम नहीं लेंगे, है ना। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, मतलब y का जो वैल्यू है यहाँ पर ए बी लेस देन इक्वल टू 4 में जो वैल्यू देगा, b का जो वैल्यू देगा वो कौन कौन सा रहेगा, तो b का वैल्यू में देखो 6 तो सभी में क्या है, कांस्टेंट है। 6 तो सभी में कांस्टेंट है। y का वैल्यू फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर ये 5 हो जाएगा, और फिर 6 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। मतलब हमें यही निकालना था कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल पोजीशन ऑफ b, ये हम सबको निकालना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रायंगल और ये सब जो ट्रायंगल होता है इसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ट्रायंगल का, और तरह तरह का जो चीज़ है ना उसको हम लोग देखेंगे, है ना, अच्छी तरह से। जैसे कुछ तरह ज्योमेट्रिकल जो फिगर होता है ना, ट्रायंगल, क्वाड्रेटल, आइसोसेलेस, स्क्लेन, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ये सब सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर। यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर एक होता है क्या, ज्योमेट्रिकल फिगर में एक होता है ट्रायंगल और एक होता है क्या, क्वाड्रेटल। तो अभी हम लोग ट्रायंगल और एक होता है क्या, क्वाड्रेटल। मतलब एक नंबर में हम लोग लिखते हैं क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल, और एक होता है क्या, क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल क्या होता है, मतलब 4 एंगल इसमें होता है, इसमें क्या होता है, थर्ड एंगल होता है। मतलब ट्रायंगल ऐसा कर सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटल कैसा भी रह सकता है ऐसा, है ना, इसको हम लोग क्वाड्रेटल बोल। तो हम लोग एक नंबर से हम लोग चलते हैं। एक नंबर में ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसा ये। तो अब इसमें देखिए ए नंबर में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो ऑल इन ऑल जो है हमारा क्वाड्रेटल होता है ना। तो क्वाड्रेटल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो क्वाड्रेटल नहीं, सॉरी, इक्विलेटरल और क्वाड्रेटल में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा हर बार, है ना। तो इसमें क्या पहले लिखूं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल। ठीक है, एकदम पूरा बेसिक से हम लोग चलेंगे और लेवल एकदम पूरा हाई रहेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो हम लोग को फिगर में कैसा दिखेगा, तो फिगर में हम लोग को ऐसा दिखेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल फिगर में हमें ऐसा दिखेगा। ये रहेगा ए,
ये रहेगा आपका बी, ये रहेगा आपका सी। ठीक है, इसके सामने वाला जो एंगल होता है ये, और ऐसा बी और ऐसा सी। अब देखिए इसमें हमें याद क्या क्या करना है, वही चीज हमको यहाँ लिखना होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं क्या, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऐसा ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा भी ये भी कर सकते हैं, ये चीज होता है ऑल, और फिर क्या कर सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकेंड में क्या होता है, ऑल साइड्स, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड में क्या होता है, ऑल आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये क्या है आपका, ये साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड। और एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये है। मतलब ये सभी का सभी इक्वल होना चाहिए, एंगल और साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या कह देंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में आ जाता है, बी नंबर में, बी नंबर में आ जाता है आपका आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल का जो फिगर होता है ऐसा होता है, जैसे ये ए है, बी है, ये सी है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, और फिर इसमें इसके सामने वाला साइड को स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ऐसा। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसका इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि टू साइड्स आर इक्वल, मतलब टू साइड्स आर इक्वल, ऐसा, टू साइड्स आर इक्वल। और क्या होता है, टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, ऐसा। ये हो जाएगा टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड को इक्वल कर दो, ये या फिर ये। तो मैं अभी कर देता हूँ क्या, बी इक्वल टू सी लेता हूँ, ये साइड्स है। और फिर क्या है, एंगल को क्या करते हैं, एंगल बी और एंगल सी को ले लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये इसको ले लिया, ये क्या है हमारा एंगल है, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल में हम लोग मैथमेटिकली ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसा, तो ऐसा कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। या फिर ऐसा भी इसी को बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी और बी सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों चीज सही है ना। चलिए, इसमें आप नोट में ऐसा भी कह सकते हैं कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो आइसोसेलस, बट व्हेन पीपल कॉल ए ट्रायंगल isosceles, they are usually referring to a triangle with only two equal sides,
आप ऐसा नोट में बता सकते हैं, लेकिन आपको मैथमेटिकली सभी जगह ऐसा ही यूज करना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट ट्रायंगल। सी नंबर में ट्रायंगल आपका कौन सा है? आपका है अस्क्लेन। अस्क्लेन ट्रायंगल। अस्क्लेन ट्रायंगल, इसका इसका फिगर बाद में देखते हैं, पहले क्या है, इसमें क्या क्या बताता है, क्या क्या बोलता है। नंबर ऑफ साइड मतलब नो साइड, नो साइड, नो साइड, साइड्स आर इक्वल। मतलब कि ऐसा इसमें कह सकते हैं क्या कि ए बी और बी सी सी ए दोनों का तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। एक तो पॉइंट ये हो गया। और नो एंगल्स आर इक्वल, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। प्लस प्लस क्यों लिखे हैं, भूल जाएंगे तो ऐसा आप कर सकते हैं ट्रिक। देखें, तो इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम कैसा है, कैसा भी डायग्राम इसमें बना दीजिए। क्या है, ए बी सी, इसमें जो भी एंगल है वो भी बराबर नहीं होगा, और फिर साइड भी क्या है, इक्वल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है इसमें। क्लियर। अब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, तो एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम बच रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो सारा का सारा ट्रायंगल एक जगह पे हम लोग कर चुके हैं। इधर अस्क्लेन ट्रायंगल तक हम लोग देख चुके थे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग देखेंगे। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए सबसे पहले एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और फिर जैसे इस तरह से राइट एंगल बना सकते हैं। एंगल क्या है, एंगल सी 90 डिग्री है। ये जो एंगल होता है सबसे बिगेस्ट साइड होता है, ग्रेटेस्ट साइड होता है, ग्रेटेस्ट एंगल इसे बोल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें एक कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो एंगल होता है बड़ा वाला, बड़ा एंगल के सामने वाला जो साइड होता है बिगेस्ट साइड होता है, तो बिगेस्ट साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम होना चाहिए। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। ठीक है, अब इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर टू सी बी, ए सी परपेंडिकुलर टू सी बी। मतलब इतना कंडीशन होना चाहिए, तभी होगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री और इसका साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर। नोट में ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इतना काफ़ी है मैथमेटिकली। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज ए राइट एंगल एंड अदर टू आर एक्यूट। ये ग्रेटेस्ट एंगल होता है और ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है इन दोनों को। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले इधर देख लें तब फिगर पे आते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होना चाहिए, एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, साइड्स में एक साइड जो है वो बिगेस्ट साइड होना चाहिए, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। जैसे इसमें क्या था, बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेटर होना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे, उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। तो मतलब इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये दोनों छोटा है इस एंगल से, तो मतलब ग्रेटेस्ट एंगल यही होगा। ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाला जो साइड है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो इसका जो साइड का जो स्क्वायर करेंगे इन दोनों के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा होगा।
तो नोट में ऐसा कर सकते हैं कि इन एनी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंड अदर टू आर एक्यूट, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये कंडीशन इतना, यही दोनों याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए अब है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या क्या हमें याद रखना है? एक तो याद रखना है कि जो एंगल होता है, ग्रेटेस्ट साइड जो एंगल होता है, ग्रेटेस्ट एंगल कोई भी जो मतलब 3 एंगल में से सबसे बड़ा एंगल जो है, उसमें से जो ओ एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सबसे बड़ा एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए कि सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ग्रेटर होता है तो हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर होता है तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ये बराबर हो जाता है तो हो जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे लेस हो गया है तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, मतलब सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। अब देखिए ये जो है आपका फिगर दिख रहा होगा ए बी सी। अब ये जो है एंगल ग्रेटेस्ट एंगल इसलिए बोल रहा है कि इन तीनों एंगल में से इसका जो एंगल का वैल्यू है वो सबसे बड़ा है। अब वो क्या है? 90 डिग्री से छोटा, ऐसा कंडीशन होता है। नोट में ऐसा याद रख सकते हैं, या फिर ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इन एनी एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल एंगल आर एक्यूट, ठीक है। ए ट्रायंगल इज आइदर इक्विलेटरल, ए ट्रायंगल इज आइदर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्क्लेन, एंड ऑल्सो आइदर राइट एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इतना हो सकता है इसमें। अब ये कंडीशन है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें ये फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन इसमें यूज है थोड़ा बहुत, तो हम लोग अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला इसमें लगता है, ये ट्रायंगल में कैसे लगता है वो देखिए। ये ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावे और दूसरा ट्रायंगल होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई इसमें होगा। तो कैसे याद रखना है? जैसे कॉस ए, मतलब इस एंगल को निकालना है तो क्या करेंगे? कॉस ए है तो सबसे पहले माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। याद करने का तरीका, माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, इतना भी भूल जाइए, ये नहीं, माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर याद रखेंगे। मतलब कॉस ए है तो ए स्क्वायर याद रखेंगे कि ये माइनस में होगा, और कॉस सी है तो माइनस में सी स्क्वायर याद रखेंगे, सी होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता चल गया है कि माइनस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये लास्ट में आएगा। तो अब जो बच गया, तो ट्रायंगल में कितना साइड होता है? टोटल 3। तो एक साइड तो आप इधर ही ले लिए, तो इधर साइड क्या होगा? दोनों साइड का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर। और जिसका आप स्क्वायर कर रहे हैं प्लस में, उसी को क्या करना है? 2bc, मतलब 2 के टर्म में आपको लिख देना है, 2 के टर्म में लिख देना है, आपको याद हो जाएगा। देखिए कॉस ए, तो ए माइनस ए का स्क्वायर, और क्या क्या बच गया? सी और बी बच गया, स्क्वायर कर दिया, तो सी और बी जो बचा उसी को नीचे में लिखना है मल्टीप्लाई में, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इतना काम करना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब होता है क्या? कि पॉइंट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे लाइज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉलिनियर। 2 पॉइंट्स जैसे देखिए ये एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट ये है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो सिर्फ एक ही प्लेन में ये नज़र आएगा, मतलब एक ही जगह पे, एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे नज़र आएगा। एक प्लेन में तो आएगा, ये ट्रायंगल भी होता है, लेकिन ये एक ही स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाएगा। एक ही स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाता है जो भी पॉइंट, तो वो क्या हो जाता है? कॉलिनियर पॉइंट हो जाता है। तो अब देखिए 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। अगर ए बी सी ऐसा अगर पॉइंट है तो इससे ट्रायंगल भी बन सकता है, कॉलिनियर भी बन सकता है। तो इसका कंडीशन ऐसा है कि ए बी, ये देखिए ए का डिस्टेंस बी से और बी का डिस्टेंस सी से, दोनों को ऐड करते हैं तब आपको ए सी मिल रहा है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर मिल रहा है तब तो वो पॉइंट कॉलिनियर होगा। अगर ए सी नहीं मिल रहा है तब तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कॉलिनियर, मतलब ट्रायंगल टाइप का शेप ले लेगा वो, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेते हैं, इतना इसका यूज नहीं है। 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन देन दे विल बी आइदर फॉर्म ए ट्रायंगल और कॉलिनियर। इन ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 sides greater than third side, but here AB plus BC equal to AC,
नॉट ट्रायंगल तो कॉलिनियर पॉइंट हो जाएगा। मतलब यही समझना है कि इन दोनों का सम AC के इक्वल नहीं आ रहा है तब वो ट्रायंगल होगा, अगर ऐसा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही तक रखने का प्रयास करते हैं, इतना ही रखते हैं और इसको रिवीजन कीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नोमरिकल देखेंगे। इसका बहुत ही अच्छा अच्छा नोमरिकल है। जैसे 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो आपको बताना है स्क्लेन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। मतलब बताना है आपको कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये थ्योरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से इसको देखिएगा। और इसमें रिपीट करने का फैसिलिटी भी है। आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड करके इसमें देख सकते हैं, और बहुत तरह का इसमें फैसिलिटी दिया हो वो आपके मोबाइल में रहेगा, ठीक है। तो आप बेझिझक फ़ायदा उठाइए इसका, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद मेरे भाई।